हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन योर यूट्यूब चैनल राज स्टडी पॉइंट। आज हम हिस्ट्री क्लास 7 चैप्टर 4 मुगल साम्राज्य। इस चैप्टर के पहले दो पार्ट हम अपने यूट्यूब चैनल राज स्टडी पॉइंट पर अपलोड कर चुके हैं। आज हम इस चैप्टर का थर्ड पार्ट स्टार्ट करेंगे। इस चैप्टर में आज हमारा टॉपिक है मनसबदार और जागीरदार। मनसबदार और जागीरदार। मनसबदार जिन्हें मुगलों के टाइम में ऐसा कोई सरकारी पद मिला हुआ हो, मतलब कोई भी सरकारी पद जब मिल जाता था मुगलों के टाइम में, उसी को क्या कहा जाता था? मनसबदार। और जागीरदार जिन्हें वतन जागीरों के रूप में ज़मीनें दी गई थी, जिससे वो राजस्व वसूल करते थे, उन्हें क्या कहा जाता था? जागीरदार। जैसे जैसे साम्राज्य में विभिन्न क्षेत्र सम्मिलित होते गए, वैसे वैसे मुगलों ने तरह तरह के सामाजिक समूहों के सदस्यों को प्रशासन में नियुक्त करना आरंभ किया। जैसे कि आप सभी जानते हैं, भारत जो है विविधता वाला देश है। जैसे ही मुगल साम्राज्य बढ़ा, उसका विस्तार होने लगा, तो उसमें भिन्न क्षेत्र सम्मिलित हुए। और मुगलों ने क्या करा, हर क्षेत्र में जब अलग अलग लोग रहते हैं, तो मुगलों ने अपने ही जो उसका प्रशासन था उसमें नियुक्तियों पर अलग अलग समूहों के सदस्यों को नियुक्त भी करा। शुरू शुरू में ज़्यादातर सरदार तुर्की यानी तुरानी थे, लेकिन अब इस छोटे समूह के साथ साथ उन्होंने शासक वर्ग में ईरानियों, भारतीय, मुसलमानों, अफगानों, राजपूतों, मराठों और अन्य समूहों को सम्मिलित किया। शुरू में अगर मुगलों का हम देखें, जो मुगल थे उन्होंने क्या करा, जो सरदार होते थे मुगलों के, उनमें तुर्की होते थे, लेकिन बाद में ईरानी, भारतीय, मुसलमान, अफगान, राजपूत और मराठा भी, अन्य समूहों को भी उन्होंने सम्मिलित किया। मुगलों की सेवा में आने वाले नौकरशाह मनसबदार कहलाते थे। जो भी मुगलों की सेवा में आते थे, जिन्हें सरकारी हैसियत प्राप्त होती थी, वे क्या कहलाते थे? मनसबदार। मनसबदार शब्द का प्रयोग ऐसे व्यक्तियों के लिए होता था जिन्हें कोई मनसब यानी कोई सरकारी हैसियत अथवा पद मिलता था। आप समझ गए हैं कि मनसबदार शब्द का प्रयोग कैसे व्यक्ति के लिए होता था? ऐसा व्यक्ति जिसे कोई मनसब यानी सरकारी हैसियत या पद मिलता है, तो उसे क्या कहा जाता था? मनसबदार। यह मुगलों द्वारा चलाई गई श्रेणी व्यवस्था थी। मनसबदार जो है मुगलों द्वारा चलाई गई श्रेणी व्यवस्था थी, जिसके जरिए पहला है पद, दूसरा वेतन एवं तीसरा था सैन्य उत्तरदायित्व निर्धारित किए जाते थे। पद और वेतन का निर्धारण जात की संख्या पर निर्भर था। जात की संख्या जितनी अधिक होती थी, दरबार में अभिजात की प्रतिष्ठा उतनी ही बढ़ जाती थी और उसका वेतन भी उतना ही अधिक होता था। जितने अधिक जात होते थे, उतनी उसकी प्रतिष्ठा बढ़ जाती थी दरबार में, और उसकी जो वेतन था वो भी बढ़ जाता था। जो सैन्य उत्तरदायित्व मनसबदारों को सौंपे जाते थे, उन्हीं के अनुसार उन्हें घुड़सवार रखने पड़ते थे। जो भी मनसबदार हैं, अगर उन्हें सैन्य उत्तरदायित्व सौंपे गए हैं, तो उन्हीं के अनुसार उन्हें घुड़सवार रखने होते थे। मनसबदार अपने सवारों को निरीक्षण के लिए लाते थे। वे अपने सैनिकों को के घोड़ों को दगवाते थे एवं सैनिकों का पंजीकरण करवाते थे। इन कार्यवाहियों के बाद ही उन्हें सैनिकों को वेतन देने के लिए धन मिलता था। मनसबदार अपना वेतन राजस्व एकत्रित करने वाली भूमि के रूप में पाते थे। मनसबदार जो थे, उन्हें अपना वेतन कैसे मिलता था? जो भी उन्हें भूमि दे रखी होती थी राजस्व एकत्रित करने के लिए, उसी भूमि से वे अपना वेतन भी प्राप्त करते थे, जिन भूमि को क्या कहा जाता था? जागीर कहते थे, और जो तकरीबन इक्ताओं के ही समान थी। जैसे कि दिल्ली सल्तनत में क्या था? इक्ता। तो ऐसी भूमि को उस टाइम में इक्ता, और अब क्या कहा जाने लगा? जागीर। ये दोनों ही समान थे। परंतु मनसबदार मुक्तियों से भिन्न अपने जागीरों पर नहीं रहते थे और ना ही उन पर प्रशासन करते थे। जैसे कि मुक्ति होते थे दिल्ली सल्तनत के टाइम में, जो भी उन्हें जागीर मिलती थी, वह वहाँ रहते थे, प्रशासन करते थे, उसमें उनकी कानून व्यवस्था बनाना उनका अधिक वो था, उत्तरदायित्व था। तो परंतु ऐसा मनसबदारों के लिए नहीं था। उनके पास अपनी जागीरों से केवल राजस्व एकत्रित करने का अधिकार था। जो भी मनसबदार को जागीर मिली है, बस वह खाली वहाँ से क्या करता था? राजस्व को एकत्रित करता था। यह राजस्व उनके नौकर उनके लिए एकत्रित करते थे, जबकि वे स्वयं देश के किसी अन्य भाग में सेवारत रहते थे। अकबर के शासनकाल में इन जागीरों का सावधानी पूर्वक आकलन किया जाता था, ताकि इनका राजस्व मनसबदार के वेतन के तकरीबन बराबर रहे।
औरंगजेब के शासनकाल तक पहुंचते पहुंचते स्थिति बदल गई। अब प्राप्त राजस्व मनसबदार के वेतन से बहुत कम था। मनसबदारों की संख्या में भी अत्यधिक वृद्धि हुई, जिसके कारण उन्हें जागीर मिलने से पहले एक लंबा इंतजार करना पड़ता था। इन सभी कारणों से जागीरों की संख्या में कमी हो गई। फलस्वरूप कई जागीरदार जागीर रहने पर यह कोशिश करते थे कि वे जितना राजस्व वसूल कर सकें कर लें। अपने शासनकाल के अंतिम वर्षों में औरंगजेब इन परिवर्तनों पर नियंत्रण नहीं रख पाया। इस कारण किसानों का अत्यधिक मुसीबत का सामना करना पड़ा। किसान जो थे उन्हें क्या करना पड़ा, अत्यधिक मुसीबत का भी सामना करना पड़ा। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे जब्त और जमींदारी। मुगलों की आमदनी का प्रमुख साधन किसानों की उपज से मिलने वाला राजस्व था। जो मुगल थे उनकी आमदनी का प्रमुख साधन क्या था, जो भी किसानों की उपज थी उससे मिलने वाला राजस्व। अधिकतर स्थानों पर किसान ग्रामीण कुलीनों यानी कि मुखिया या स्थानीय सरदारों के माध्यम से राजस्व देते थे। उस टाइम में क्या होता था, अधिकतर स्थानों पर यही होता था कि जो किसान है वो ग्रामीण कुलीन यानी जो भी गांव का मुखिया या स्थानीय सरदार है उसकी ही मदद से राजस्व दिया करते थे। समस्त मध्यस्थों के लिए, चाहे वे स्थानीय ग्राम के मुखिया हो या फिर शक्तिशाली सरदार हो, मुगल एक ही शब्द जमींदार का प्रयोग करते थे। या तो वह स्थानीय मुखिया हो या शक्तिशाली सरदार हो, कोई भी व्यक्ति हो, मुगल उसके लिए एक ही शब्द का प्रयोग करते थे और वह था जमींदार। अकबर के राजस्व मंत्री टोडरमल ने 10 साल की काल अवधि के लिए कृषि की पैदावार, कीमतों और कृषि भूमि का सावधानी पूर्वक सर्वेक्षण किया। अकबर का जो राजस्व मंत्री था टोडरमल, उसने 10 साल के लिए कृषि की पैदावार, कीमतों और कृषि भूमि का सावधानी पूर्वक परीक्षण भी किया था, यानी सर्वेक्षण करा। इन आंकड़ों के आधार पर प्रत्येक फसल पर नगद के रूप में कर निश्चित कर दिया गया। प्रत्येक सूबे यानी प्रांत को राजस्व मंडलों में बांटा गया और प्रत्येक के हर फसल के लिए राजस्व दर की अलग सूची भी बनाई गई। राजस्व प्राप्त करने की इस व्यवस्था को क्या कहा गया, जब्त कहा जाता था। यह व्यवस्था उन स्थानों पर प्रचलित थी जहां पर मुगल प्रशासनिक अधिकारी भूमि का निरीक्षण कर सकते थे और सावधानी पूर्वक उनका हिसाब भी रख सकते थे। अब आपको समझ में आया होगा जब्त क्या है। वे राजस्व व्यवस्था थी जिसके माध्यम से जो मुगल थे वो राजस्व को प्राप्त करते थे। ये उन स्थानों पर प्रचलित थी जहां मुगल प्रशासनिक अधिकारी भूमि का निरीक्षण कर सकते थे। ऐसा निरीक्षण गुजरात और बंगाल जैसे प्रांतों में संभव नहीं हो पाया। कुछ क्षेत्रों में जमींदार इतने शक्तिशाली थे कि मुगल प्रशासकों द्वारा शोषण किए जाने की स्थिति में वे विद्रोह कर सकते थे। कभी कभी एक ही जाति के जमींदार और किसान मुगल सत्ता के खिलाफ मिलकर विद्रोह कर देते थे। 17वीं शताब्दी के आखिर में ऐसे किसान विद्रोह ने मुगल साम्राज्य के स्थायित्व को चुनौती दी थी। अकबरनामा और आईन अकबरी। आईन अकबरी जो है अकबर के दरबारी इतिहासकार अबुल फजल ने लिखी थी। आपको याद रखना है कि आईन अकबरी किसने लिखी थी, अकबर के दरबारी इतिहासकार अबुल फजल ने अकबरनामा यानी आईन अकबरी लिखी थी। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे अकबर की नीतियां, नज़दीक से एक नज़र। प्रशासन के मुख्य अभिलक्षण अकबर ने निर्धारित किए थे और इनका विस्तृत वर्णन अबुल फजल की अकबरनामा विशेषकर आईन अकबरी में मिलता है। अबुल फजल के अनुसार साम्राज्य कई प्रांतों में बटा हुआ था जिन्हें सूबा कहा जाता था। जो साम्राज्य था अकबर का वो अबुल फजल यानी जो अबुल फजल ने आईन अकबरी लिखी अकबरनामा, उसमें बताया गया कि साम्राज्य को कई प्रांतों में बटा हुआ है और वह जो बटा हुआ है उन्हें सूबा यानी प्रांत, जो प्रांत है उनको क्या कहा जाता था, सूबा कहा जाता था। और जो भी सूबे के प्रशासक यानी जो उस पर शासन करते थे, प्रशासक थे, वो सूबेदार कहलाते थे, जो राजनीतिक तथा सैनिक दोनों प्रकार के कार्यों का निर्वाह करते थे। जो प्रशासक था सूबे का सूबेदार, वो राजनीतिक और सैनिक दोनों कार्य करते थे। प्रत्येक प्रांत में एक वित्तीय अधिकारी भी होता था जो दीवान कहलाता था। वित्तीय अधिकारी यानी पैसों से संबंधित था इसका काम।
कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए सूबेदार को अन्य अफसरों का सहयोग प्राप्त था, जैसे कि बख्शी सैनिक वेतन अधिकारी, सरदार धार्मिक और धर्मात किए जाने वाले कार्यों का मंत्री होता था। सदर जो था, सॉरी सरदार नहीं सदर, फौजदार सेना नायक और कोतवाल नगर का पुलिस अधिकारी था। जहांगीर के दरबार पर नूरजहां का प्रभाव। नूरजहां कौन है? ये जो नूरजहां है जहांगीर की पत्नी थी। इसका जो नाम था वो था मेहरुन्निसा। इसने 1611 में जहांगीर से विवाह किया और उसे नूरजहां का खिताब भी मिला। मेहरुन्निसा ने जब 1611 में जहांगीर से विवाह किया तो उसको नूरजहां का खिताब मिला था। और ये ईरानी थी, तो इसलिए इस टाइम में जो जहांगीर के टाइम में क्या हुआ, दरबार में अभिजात वर्ग जो था उसमें ईरानियों का प्रभाव भी था। अकबर के अभिजात बड़ी सेनाओं का संचालन करते थे और बड़ी मात्रा में वे राजस्व खर्च कर सकते थे। जब तक वे वफादार रहे, साम्राज्य का कार्य सफलतापूर्वक चलता रहा। परंतु 17वीं सदी के अंत तक कई अभिजातों ने अपने स्वतंत्र ताने बाने बुन लिए थे। साम्राज्य के प्रति उनकी वफादारी उनके निजी हितों के कारण कमजोर पड़ गई थी। 1570 में अकबर जब फतेहपुर सीकरी में था तो उसने उलेमा, ब्राह्मणों, जेसुइट पादरियों जो रोमन कैथोलिक थे और जरदुस्त लिखा हुआ है यहाँ, जरदुस्त धर्म के अनुयायियों के साथ धर्म के मामलों पर चर्चा शुरू की। अकबर जो था वे ईसाई धर्म के बारे में जानने के लिए बहुत ज़्यादा इच्छुक था। यह चर्चाएं इबादत खाना में हुई। अकबर की रुचि विभिन्न व्यक्तियों के धर्मों और रीति रिवाजों में थी। इस विचार विमर्श से अकबर की समझ बनी कि जो विद्वान धार्मिक रीति और मतान्धता पर बल देते हैं वे अक्सर कट्टर होते हैं। उनकी शिक्षाएं प्रजा के बीच विभाजन और असमंजस्य पैदा करती हैं। यह अनुभव अकबर को सुलह कुल या सर्वत्र शांति के विचार की ओर ले गया। सुलह कुल यानी सर्वत्र शांति के विचार। सहिष्णुता की यह धारणा विभिन्न धर्मों के अनुयायियों में अंतर नहीं करती थी। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे 17वीं शताब्दी में और उसके पश्चात मुगल साम्राज्य। मुगल साम्राज्य की प्रशासनिक और सैनिक कुशलता के फलस्वरूप आर्थिक और वाणिज्यिक समृद्धि में वृद्धि हुई। मुगल साम्राज्य की जो प्रशासनिक और सैनिक कुशलता थी उसके फलस्वरूप क्या हुआ, आर्थिक और वाणिज्यिक समृद्धि में वृद्धि हुई। विदेशी यात्रियों ने इसे वैसा धनी देश बताया जैसा कि किस्से कहानियों में वर्णित होता रहा। जैसा कि हमने सुना था भारत एक सोने की चिड़िया है, तो मुगल साम्राज्य के टाइम में ये वैसा ही था। परंतु यही यात्री इसी प्रचुरता के साथ मिलने वाली दरिद्रता को देखकर विस्मित रह गए। सामाजिक असमानताएं साफ दिखाई पड़ती थी उस टाइम में। शाहजहां के शासनकाल के 20वें वर्ष के दस्तावेजों से हमें पता चलता है कि ऐसे मनसबदार जिनको उच्चतम पद प्राप्त था कुल 8000 में से 445 ही थे। कुल मनसबदारों की एक छोटी संख्या 5.6% को ही साम्राज्य के अनुमानित राजस्व का 61.5% स्वयं के व उनके सवारों के वेतन के रूप में दिया जाता था। मुगल सम्राट और उनके मनसबदार अपनी आय का बहुत बड़ा भाग वेतन और वस्तुओं पर लगा देते थे। इस खर्चे से शिल्पकारों और किसानों को लाभ होता था, क्योंकि वे वस्तुओं और फसल की पूर्ति करते थे। राजस्व का भार इतना था कि प्राथमिक उत्पादकों यानी किसान और शिल्पकारों के पास निवेश के लिए बहुत कम धन बच पाता था। जो भी उन्होंने बनाया उससे इतना राजस्व वसूल कर लेते थे कि अगली बार निवेश करने के लिए उनके पास बहुत ही कम धन बच पाता था। इनमें से जो बहुत गरीब थे मुश्किल से ही पेट भर पाते थे। वह उत्पादन शक्ति बढ़ाने के लिए अतिरिक्त साधनों में, औजारों और अन्य वस्तुओं में निवेश करने की बात भी नहीं सोच सकते थे। जब उनके पास निवेश करने के लिए पैसा ही नहीं होगा तो वे आगे किस प्रकार से निवेश कर पाते। ऐसी अर्थव्यवस्था में ज़्यादा धनी किसान, शिल्पकारों के समूह, व्यापारी और महाजन ज़्यादा लाभ उठाते थे। इस व्यवस्था में क्या हुआ, जो धनी थे वे ज़्यादा लाभ प्राप्त कर पाते थे और जो गरीब थे उन्हें कम लाभ प्राप्त हुए। मुगलों के कुलीन वर्ग के हाथों में बहुत धन और संसाधन थे। जो मुगलों का कुलीन वर्ग था उसके हाथों में अपार संपदा थी, जिनके कारण 17वीं सदी के अंतिम वर्षों में वे अत्यधिक शक्तिशाली भी हो गए।
जैसे जैसे मुगल सम्राट की सत्ता पतन की ओर बढ़ती गई, वैसे वे विभिन्न क्षेत्रों में सम्राट के सेवक स्वयं की सत्ता के शक्तिशाली केंद्र बनने लगे। जो ये सरदार थे, मुगल सरदार, जब मुगलों की सत्ता कमज़ोर हुई तो ये सरदारों ने विद्रोह कर दिया और विभिन्न क्षेत्रों में जो इन्हें क्षेत्र मिले हुए थे वहाँ इन्होंने स्वतंत्र राज्य भी स्थापित करे। जैसे इनमें कुछ थे अवध, हैदराबाद और मैसूर। अवध और हैदराबाद जैसे प्रांतों में अपना नियंत्रण जमाया। ये जो सरदार थे इन्होंने क्या करा, ये जागीरदार थे, जब मुगल साम्राज्य कमज़ोर पतन की ओर बढ़ने लगा, इन्होंने अवध में जो था वहाँ का हेड और हैदराबाद का जो था, उन्होंने क्या करा, वहाँ पर अपना नियंत्रण जमा लिया। वे दिल्ली में जो मुगल सम्राट था उसके साथ अपने संबंध भी उन्होंने रख लिए, परंतु वह क्या था, सारा काम वहीं होता था, बस मुगल सम्राट उन्हें अपनी मान्यता प्रदान करने लगा। ये चैप्टर हमारा फिनिश हो चुका है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल राज स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।